गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं हूं आपका पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर एस.के. गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली कक्षा में हमने शीत युद्ध और उसके कारण तथा उसके प्रभाव तथा इसके साथ साथ शीत युद्ध के दायरे के विषय में पढ़ा। आज हम इस क्लास में दो ध्रुवीयता को चुनौती, यानी जो शीत युद्ध था, जैसा कि हम जानते हैं, वो मुख्यतः अमेरिका और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के बीच में था और एक लंबे समय तक चला। लेकिन इसके साथ साथ कुछ देश ऐसे भी थे जिन्होंने इस दो ध्रुवीयता को चुनौती दी, यानी इस बाइपोलैरिटी को चुनौती दी, यानी वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी बातें थी कि तो बच्चों, आज हम दो ध्रुवीयता को चुनौती यानी शीत युद्ध को किसने चुनौती दी, इस विषय में जानेंगे। शीत युद्ध के तनावों ने एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र देशों की गुटों से अलग रहकर आर्थिक विकास करने का विकल्प दिया। वैश्विक ध्रुवीकरण के कारण छोटे देश यह समझने लगे थे कि उनके लिए दोनों में से एक गुट के साथ मिले बिना स्वतंत्रता को बनाए रखना मुश्किल है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इन दो गुटों की प्रतिस्पर्धा का केंद्र साबित हुआ था। ऐसे समय में संसार को इन दो ध्रुवीयता को चुनौती दी गई और एक नया मंच विश्व राजनीति में उभर कर आया, जिसका उद्देश्य किसी भी गुट के सैन्य संगठन में शामिल न होकर स्वतंत्र विकास करना था। ऐसे देशों को तीसरी दुनिया के देश के नाम से भी जाना जाता है। यानी तीसरी दुनिया के देश वो देश थे, ये नव स्वतंत्र देश थे, विकासशील देश थे, यानी एशिया और अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के ऐसे बहुत से देश थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए, जिनमें भारत भी एक था। भारत, मिस्र, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, घाना इत्यादि बहुत से देश थे। इन्होंने ऐसा महसूस किया कि दुनिया जब दो ध्रुवीय होती जा रही थी, यानी एक जो है ध्रुव अमेरिका का था और एक जो है सोवियत संघ का था, तो इन्होंने ऐसा महसूस किया कि अगर हम फिर किसी एक ध्रुव में, एक गुट में शामिल हो जाते हैं तो हमारी स्वतंत्रता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। हम अपनी संप्रभुता खो सकते हैं, अर्थात हम अपनी विदेश नीति, आंतरिक नीति निर्धारण करने में स्वतंत्र नहीं रहेंगे और हमें एक शक्ति के साथ बंधे रहने के बाद दूसरी शक्ति की नाराजगी भी झेलनी पड़ेगी। तो इस समय इन कुछ नेताओं ने सोचा कि हमें दोनों ध्रुवों से अलग रह करके एक निर्गुणता की नीति यानी गुट निरपेक्ष नीति अपनानी चाहिए। अब हम देखेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में हम देखेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था। गुट निरपेक्षता का उदय, राइज ऑफ नॉन अलाइनमेंट। शीत युद्ध के कारण विश्व के सामने दो गुटों के बीच बढ़ जाने का खतरा पैदा हो गया था। ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक शासन, मसलन ब्रिटेन और फ्रांस के चुंगल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों को चिंता हुई कि गुटबाजी में पड़कर कहीं वे अपनी आज़ादी को पाने के साथ खो न बैठें। गठबंधन में मतभेद उत्पन्न हुए और शीघ्र ही उनमें दरार पड़ गई। इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास है। इस आंदोलन ने नव स्वतंत्र राष्ट्रों को दो ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग होने का मौका दिया। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन थे? जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था उसके प्रणेता थे यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टीटो। यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टीटो थे और इसके साथ साथ भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के कर्नल नासिर और घाना के वामे एनक्रूना, ये इसके संस्थापक थे। तो इन्होंने इसका जोरदार समर्थन किया और इसी के तहत जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर ने सन 1956 में एक सफल बैठक की। इन पांचों नेताओं ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के ये पांचों नेता गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन
सन 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ। इसमें विश्व शांति के लिए गुट निरपेक्षता के महत्व पर बल दिया गया और सोवियत संघ व अमेरिका से परमाणु परीक्षण बंद करने की अपील की गई। इस सम्मेलन में, जो कि बेलग्रेड में 1961 में हुआ, पहला सम्मेलन था, निम्न 3 बातों पर जोर दिया गया। नंबर 1, इन 5 देशों के बीच सहयोग बढ़ाना। कौन कौन से 5 देश? भारत, मिस्र, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, घाना, जो कि इसके संस्थापक भी हैं। नंबर 2, शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे से अलग रहना। यानी इन 5 देशों ने यह भी माना कि जो शीत युद्ध का प्रसार होता जा रहा है, यानी दुनिया जो है 2 गुटों में बढ़ती जा रही है, पूंजीवादी गुट और समाजवादी गुट, तो इसके प्रसार और जो बढ़ता हुआ दायरा है, इससे अपने आप को अलग रखना। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय हुआ था। ये भी एक मुख्य घटना थी कि मतलब जो बहुत से हमने बताया कि अफ्रीकन, एशिया और अफ्रीका के बहुत से देश 1945 के बाद उपनिवेशी शासन से आज़ाद हुए थे। 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश सदस्य के रूप में शामिल हो चुके थे। पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य देश शामिल हुए। समय गुजरने के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्य संख्या बढ़ती गई। 1983 में गुटनिरपेक्ष देशों का 7वां सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया और 2006 में हवाना, क्यूबा में हुए 14वें सम्मेलन में 116 सदस्य और 15 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए। जैसे जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बढ़ता गया, वैसे वैसे इसमें विभिन्न राजनीतिक प्रणाली और अलग अलग हितों के देश शामिल होते गए। इससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मूल स्वरूप में बदलाव आया। अब बच्चों हम देखेंगे कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन चला, आखिर गुटनिरपेक्षता है क्या? भाई हम इसे गुटनिरपेक्षता क्यों कहें? तो गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो गुटनिरपेक्षता का तात्पर्य है विभिन्न सैन्य संगठनों से अलग रहते हुए प्रत्येक प्रश्न का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसके गुण दोषों के आधार पर करना है। यानी किसी भी गुट में, सैन्य गुट में शामिल ना होते हुए, जैसे हमने बताया था कि अमेरिका ने जो अपना सैन्य गुट बनाया था वो नाटो था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1949 में बना, और सोवियत संघ ने अपना गुट बनाया, वार्सा पैक्ट बनाया, जो कि 1955 में बना। और इसके अलावा अमेरिका ने सेंटो भी बनाए। तो ये सब सैन्य गुट थे और अमेरिका और सोवियत संघ दोनों अलग अलग देशों को सब अपनी ओर खींचना चाहते थे, अपने गुट में शामिल करना चाहते थे। तो गुटनिरपेक्षता जो है, गुटनिरपेक्षता का अर्थ यही है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी भी सैन्य गुट में शामिल ना होते हुए कोई भी निर्णय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसके गुण दोषों के आधार पर करना। इस तरह से गुटनिरपेक्षता का अर्थ पृथकतावाद नहीं है। अर्थात हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी भी मसले पर कुछ भी बोलेंगे ही नहीं, बिल्कुल शांत रहेंगे। तो गुटनिरपेक्षता का अर्थ गुटों में शामिल ना होना तो है, लेकिन ये नहीं है कि हम बिल्कुल चुप रहेंगे। यानी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम कोई भी घटना घटती है तो उसके गुण दोषों के आधार पर अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण रखेंगे। यानी पृथकतावाद का अर्थ तो अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखना है, लेकिन ये पृथकतावाद नहीं है। 1787 में अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी। इसके बाद से पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तक अमेरिका ने अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखा। उसने पृथकतावाद की विदेश नीति अपनाई थी। इसके विपरीत गुटनिरपेक्ष देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच के मध्यस्थ के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई। गुटनिरपेक्ष देशों की ताकत की जड़ उनकी आपसी एकता और महाशक्तियों द्वारा अपने अपने खेमे में शामिल करने की पुरजोर कोशिशों के बावजूद ऐसे किसी खेमे में शामिल न होने के उनके संकल्प में है। यानी यही उनकी ताकत है कि भाई किसी भी महाशक्ति के खेमे में शामिल ना हो और अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण रखें। अब हम देखेंगे
कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था, जैसा कि हर आंदोलन होता है, कोई भी संगठन बनता है तो उसके बनने के पीछे कुछ ना कुछ निर्धारित उद्देश्य होते हैं। तो ऐसे ही जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था उसके पीछे क्या उद्देश्य थे, यानी गुट निरपेक्षता जो थी, गुट निरपेक्ष आंदोलन था क्यों शुरू हुआ, उसके पीछे क्या उद्देश्य थे। तो मेन ऑब्जेक्टिव थे, मूल उद्देश्य थे, अर्थात गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना भी नहीं है। जैसा हमने बताया, तटस्थता का अर्थ होता है मुख्यतः युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते और न ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में उनका कोई पक्ष होता है। कई बार विशेष कारणों से गुट निरपेक्ष देश, जिसमें भारत भी शामिल है, युद्ध में शामिल भी हुए हैं। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य हम आपको बताते हैं कि वो क्या क्या हैं। पहला उद्देश्य है साम्राज्यवाद को सारे संसार में समाप्त करना, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन देना। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन ने अपना पहला उद्देश्य ये रखा कि साम्राज्यवाद को सारे संसार में समाप्त करना। साम्राज्यवाद क्या था? साम्राज्यवाद था कि दूसरे देश पर कब्जा करना, दूसरे देश पर शासन करना, उसकी संप्रभुता को नष्ट करना, दूसरे देश पर अपना राज्य स्थापित करना। क्योंकि हम जानते हैं कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो देश हैं वो नव स्वतंत्र देश हैं, वो एशिया और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश हैं, जो लंबे समय तक गुलाम रहे, साम्राज्यवादी शक्तियों के गुलाम रहे, और लंबी गुलामी के बाद उन्होंने आज़ादी को प्राप्त किया था, और उन्होंने साम्राज्यवाद की विभीषिका, उसके अत्याचारों को सहा था, अपनी स्वतंत्रता खोई थी। तो उनका पहला ही उद्देश्य ये था कि भाई जो है ना, प्रत्येक राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन करना और साम्राज्यवाद को सारे संसार से समाप्त करना, यानी किसी भी तरह से साम्राज्यवाद का समर्थन ना करना। और कोई देश अगर जो है गुलाम है और वो साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहा है, औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष कर रहा है, तो उसकी स्वतंत्रता में हमें उसका समर्थन करना है। पहला उद्देश्य ये था। दूसरा उद्देश्य था दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और अन्य देशों में चल रहे रंगभेद विरोधी आंदोलन को भरपूर समर्थन देना। अब ये क्या था? यानी दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और अन्य कुछ ऐसे देश थे ये अफ्रीका के, हमने देखा जैसे साउथ अफ्रीका में भी हम देखते हैं कि इसमें जो बहुसंख्या थी वो काले लोगों की थी, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो शासन था वो गोरे लोगों का था। तो जो गोरे लोग, जो कुछ लोग थे, दो तरह की प्रजाति थी, काले लोग भी थे और गोरे भी थे। तो जो गोरे लोग थे वो यहाँ के जो मूल निवासी थे, यानी जो रंग में काले थे, उनके साथ अनेक तरह का भेदभाव करते थे। इस भेदभाव में जैसे हमने, आपको ध्यान होगा कि हमने एक लेसन पढ़ा था, नेल्सन मंडेला का हमने लेसन पढ़ा था, तो उसमें भी हमने देखा था जो गोरे लोग थे वो वहाँ के मूल निवासियों को ना ही चुनने का अधिकार देते थे, वो वोट नहीं डाल सकते थे, चुने नहीं जा सकते थे, और उन्हें अपने ही देश में मौलिक अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया था। उन्हें कोई स्वतंत्रता नहीं थी, सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते थे, भाषण की स्वतंत्रता नहीं थी। तो एक लंबा संघर्ष हुआ। तो ये सब रंगभेद नीति के कारण था, यानी केवल रंग के कारण उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो भारत ने कहा कि वो रंगभेद विरोधी जो आंदोलन है उसको भरपूर समर्थन देगा। तीसरा जो उद्देश्य है गुट निरपेक्ष आंदोलन का वो है विश्व शांति, सुरक्षा और निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में भरपूर सहयोग देना। तो ये क्या है? यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य माना गया तीसरा कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के देश हैं वो विश्व शांति के लिए प्रयास करेंगे, यानी विश्व में शांति स्थापित हो, झगड़ा ना हो, द्वंद्व ना हो, विद्वेष ना हो, किसी भी प्रकार का कोई जो है मनमुटाव ना हो। तो विश्व जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के देश हैं इसके लिए प्रयासरत रहेंगे कि विश्व में शांति स्थापित हो, सुरक्षा हो, किसी को किसी से भय ना हो, सब सुरक्षित रहें। और निरस्त्रीकरण, यानी निरस्त्रीकरण क्या था कि जो शस्त्रीकरण,
सशस्त्रीकरण के अंतर्गत हमने देखा था कि जो कोल्ड वार शुरू हुआ, शीत युद्ध शुरू हुआ, उसमें दोनों ही महाशक्तियाँ काफ़ी हथियारें, विध्वंसक मिसाइलें, परमाणु अस्त्र शस्त्रों को इकट्ठा किए जा रही थी, जिससे ऐसा लगता था कभी भी इनके कारण पूरा विश्व तबाह हो सकता है, नष्ट हो सकता है, विश्व का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो सकता है। तो गुटेनबर्ग आंदोलन के जितने भी देश थे उन्होंने एक मुख्य उद्देश्य ये रखा कि भाई वो निरस्त्रीकरण का समर्थन करेंगे, यानी संसार से परमाणु अस्त्र, ये विध्वंसकारी अस्त्र ये नष्ट होने चाहिए, जिससे कि विश्व में शांति स्थापित हो, किसी को किसी से भय ना हो। और इसके साथ साथ जो इन अस्त्र शस्त्रों पर इतना पैसा, इतना भारी पैसा जो विश्व का बजट खर्च हो रहा है, ये शांतिपूर्ण उद्देश्यों में, शांतिपूर्ण कार्यों में, जन कल्याण में खर्च हो। चौथा जो उद्देश्य था गुटनिरपेक्षता का, वो था रासायनिक हथियारों के उत्पादन और आणविक हथियारों के विकास पर प्रतिबंध लगाने की मांग करना। यानी हमने देखा था कि जब कोल्ड वार शुरू हुआ तो कोल्ड वार के दौरान, यानी शीत युद्ध के दौरान, दोनों महाशक्तियों ने अनेक रासायनिक हथियारों का भी उत्पादन किया और आणविक हथियारों का भी उत्पादन किया। रासायनिक हथियार बहुत खतरनाक थे, क्योंकि इन हथियारों का उपयोग करने से, यानी कहीं भी अगर इनका हथियार इस्तेमाल होता तो स्किन की प्रॉब्लम या कोई भी भारी बीमारी फैल सकती थी। और इसके साथ साथ आणविक अस्त्रों के हथियारों से तो हम जानते ही हैं, जैसे अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर आणविक हथियार, आणविक बमों का इस्तेमाल किया था, और उससे वो पूरे जो बहुत बड़ा एरिया और वहाँ के निवासी नष्ट हो गए थे, और उसके साथ साथ उसकी विभीषिका को आज भी हम झेल रहे हैं। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य ये भी रहा कि रासायनिक हथियारों के उत्पादन और आणविक हथियारों के विकास पर प्रतिबंध लगाया जाए, ये उनकी प्रमुख मांग थी। पांचवा उद्देश्य था नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना की मांग करना। अब न्यू इकोनॉमिकल ऑर्डर क्या था? नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ये थी कि भाई जो विकसित देश हैं, वो जो अल्प विकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं, वो उनको अपनी टेक्निक, अपनी तकनीकी जो है प्रदान करें, सस्ते दरों पर प्रदान करें, जिससे जो विकासशील देश हैं जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़े हो सकें, उनका जीडीपी बढ़ सके, और अपना जिससे वो उनकी मशीनों का, टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने यहाँ ही उत्पादन बढ़ा सकें और अपने आप को जो है अपने पर आत्मनिर्भर बना सकें। इसके साथ साथ छठा उद्देश्य था संयुक्त राष्ट्र संघ तथा सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की मांग करना। यानी इनका यह भी मानना था कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद है, इसका पुनर्गठन होना चाहिए। जैसा हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में, सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन इत्यादि, ये 5 सदस्य हैं जिनका की वर्चस्व है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों का यह मानना था कि भाई इनका पुनर्गठन होना चाहिए और इसमें और अधिक से अधिक देश शामिल किए जाने चाहिए, जिससे ये वर्ल्ड का सच्चा प्रतिनिधित्व कर सके। इसके साथ साथ सातवां उद्देश्य जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का था, वो था विकासशील राष्ट्रों के बीच आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों के विकास पर जोर देना। यानी जो विकासशील राष्ट्र हैं, विकासशील राष्ट्र कौन से हैं? जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशियन, अफ्रीकन, लैटिन अमेरिका के देश जो आज़ाद हुए, वो विकसित नहीं थे, विकासशील, यानी उनमें विकास करने की क्षमता थी। तो ये देश आपस में मिलकर ही आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों पर जोर दें, आपस में आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ाएं, एक दूसरे देश में निर्यात आयात को बढ़ावा दें, और एक दूसरे देश के यहाँ सांस्कृतिक संबंध भी स्थापित करें, जिससे वो एक दूसरे देश की संस्कृति से भी परिचित हो सकें और उनमें आपसी तालमेल अच्छे से अच्छा बन सके। एक जो है मूल उद्देश्य गुटनिरपेक्षता का था कि विश्व पर्यावरण की रक्षा पर बल दिया। हम जानते हैं कि पर्यावरण आज जो है मुख्य समस्या बनता जा रहा है। पर्यावरण हमारा बहुत ही, यानी जो हमारे चारों ओर का वातावरण है वो काफ़ी प्रदूषित होता जा रहा है, और ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ती जा रही हैं, पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, ओजोन की परत नष्ट होती जा रही है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने इस बात पर भी जोर दिया कि भाई विश्व पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम से कम होना चाहिए,
और इसके साथ साथ पेड़ों की कटाई पर रोक लगनी चाहिए, और जो फ्यूल है वो जो वाहनों में फ्यूल इस्तेमाल होता है वो ग्रीन फ्यूल हो, जिससे कि वातावरण में कम से कम जो है जहरीली गैसें पहुँचे और वातावरण शुद्ध रहे। अब हम थोड़ा देखेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि जो इसके मेन नेता थे वो कौन थे और उन्होंने क्या किया। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जैसा हम जानते हैं 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे वो इस प्रकार थे। पहले जवाहरलाल नेहरू जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रहे 1947 से 64 तक। वे विश्व शांति के महान दूत के रूप में विख्यात हैं। उन्होंने अफ्रीकी एशियाई एकता, अनुपनिवेशीकरण और निशस्त्रीकरण के प्रयास किए और विश्व शांति के लिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की वकालत की। जोसेफ ब्रास टिटो ये यूगोस्लाविया के शासक थे। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लड़े थे। उन्होंने साम्यवादी सोवियत संघ से दूरी बनाए रखी और यूगोस्लाविया में एकता कायम की तथा वे गुट निरपेक्ष आंदोलन के समर्थक थे। तीसरे प्रमुख नेता थे गमाल अब्दुल नासिर। ये सन 1970 तक मिस्र के शासक रहे। वे अरब राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्राज्यवाद विरोध के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया, जिस कारण सन 1956 में अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हुआ। चौथे प्रमुख नेता थे इसमें सुकर्नो। ये इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति 1945 से 65 तक रहे। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। वह साम्राज्यवाद और साम्राज्यवाद विरोध के लिए प्रतिबद्ध थे। बांडुंग सम्मेलन के आयोजक थे। एक सैनिक विद्रोह में उनका तख्ता पलट हुआ था। पांचवें नेता थे वाने एनक्रूमा। 1909 से 72 तक घाना, अफ्रीका के पहले प्रधानमंत्री 52 से 66 तक रहे। वे अपने देश की आज़ादी की लड़ाई के अगुवा थे। अफ्रीकी एकता और समाजवाद के पक्षधर एवं नव उपनिवेशवाद का विरोध किया। सैनिक षड्यंत्र में उनका तख्ता पलट किया। अब देखो बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था, जैसा हमने आपको बताया भी, ये मुख्य रूप से जो कोल्ड वार था, शीत युद्ध के विरुद्ध खड़ा हुआ। यानी जो नव स्वतंत्र देश थे एशिया अफ्रीका के, जिसमें भारत भी शामिल था, उन्होंने किसी भी गुट में ना शामिल होने की नीति अपनाई और उन्होंने कहा हम किसी भी गुट में अगर शामिल होंगे तो हमें दूसरे गुट की नाराज़गी झेलनी पड़ेगी। इसके अलावा फिर हम पूरी तरह से वास्तविक रूप से स्वतंत्र भी नहीं रह सकते, क्योंकि हमें उस गुट के दबाव में काम करना पड़ेगा और उस गुट की नीतियों को फॉलो करना पड़ेगा। हम अपनी आंतरिक और विदेश नीति निर्धारित करने में स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे, यानी हमारी प्रभुसत्ता का काफ़ी हद तक नष्ट हो जाएगी। तो हमने देखा। अब उसके बाद में आगे चल करके 1945 से 91 तक जो है शीत युद्ध चला और सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 में जो शीत युद्ध था वह समाप्त हो गया। सोवियत संघ 15 गणराज्यों में विभाजित हो गया और इसके गणराज्यों ने भी पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया। तो प्रश्न उठता है, बार बार ये प्रश्न उठता है कि अब क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म ही शीत युद्ध के खिलाफ था, अब शीत युद्ध ही नहीं रहा तो क्या गुट निरपेक्षता की जो नीति है उसे समाप्त नहीं कर देना चाहिए? क्या गुट निरपेक्ष आंदोलन अपनी प्रासंगिकता खो नहीं चुका है या अब उसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया है? तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वर्तमान समय में भी गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है या नहीं। तो जैसा हमने देखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब शीत युद्ध चरम सीमा पर था, तब विश्व में एक नई धारणा ने जन्म लिया जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अधिकांश विकासशील एवं नवस्वतंत्रता प्राप्त देश गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल थे। इन देशों में गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकल्प इसलिए चुना क्योंकि वे अपने अपने देश की स्वतंत्रता पूर्वक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास करना चाहते थे। यदि वे किसी एक गुट में शामिल हो जाते तो वे अपने देश का स्वतंत्रता पूर्वक विकास करने में असमर्थ रहते। गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनकर उन्होंने दोनों गुटों से आर्थिक मदद स्वीकार करके अपने देश के विकास को आगे बढ़ाया। यदि एक गुट किसी विकासशील या नव स्वतंत्रता प्राप्त देश को दबाने का प्रयास करता तो दूसरा गुट
उसकी सब तरह की सहायता के लिए आ जाता था। इसलिए ये देश अपना विकास बिना किसी रोक टोक के कर सकते थे। लेकिन शीत युद्ध समाप्त होने के बाद भी हमारा ये मानना है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि पहला, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ है सैन्य गुटों से पृथक रहना। विश्व में निशस्त्रीकरण की आवश्यकता आज भी है, जिसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन दोहराता रहा है ताकि विश्व में शांति बनी रहे। यानी जो संहारक अस्त्र हैं, भारत सहित अन्य देशों का मानना है कि परमाणु अस्त्र, शस्त्र, अन्य संहारक अस्त्रों का नष्ट किया जाना चाहिए, उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए, जिससे विश्व में शांति बनी रहे। दूसरा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि सदस्य राष्ट्रों में विकास के लिए अभी भी सहयोग की आवश्यकता है। ये अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अभी भी एक मंच को बनाए रखना चाहते हैं। नंबर 3, इसके साथ साथ बड़े तथा पूंजीवादी देशों से सुरक्षा के लिए भी विकासशील देशों को एक आंदोलन की आवश्यकता है। नंबर 4, विकासशील देशों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन औचित्यपूर्ण है। और इसके साथ साथ अशिक्षा, बेरोजगारी, आर्थिक समानता जैसी उग्र समस्याओं के उन्मूलन के लिए भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों के सम्मान एवं प्रतिष्ठा के लिए भी आवश्यक है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इन सब के बावजूद भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आलोचना भी की जाती है। आलोचना किस आधार पर की जाती है? पहली आलोचना की जाती है कि गुटनिरपेक्ष को सिद्धांत विहीन कहा गया है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर कोई निश्चित पक्ष लेने से बचना कहा गया है। यानी बहुत से आलोचक ये आरोप लगाते हैं कि गुटनिरपेक्षता की नीति कोई सच्ची नीति है ही नहीं। ये वो देश हैं जो कि कोई विश्व मंच पे अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर निश्चित पक्ष लेने से बचना चाहते हैं और उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति अपना ली। नंबर 2, इसकी आलोचना का आधार ये माना जाता है कि युद्ध प्रारंभ होने पर इस बात की जानकारी होते हुए भी कि कौन सा राष्ट्र गलत है और कौन सा सही है, वे किसी के समर्थन या विषय में अपनी स्वतंत्र राय नहीं प्रकट करते, स्वतंत्र राय प्रकट करने से बचते हैं। और तीसरा, गुटनिरपेक्षता की आड़ में ये राष्ट्र अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए महाशक्तियों के साथ मैत्रिक समझौते करते हैं। तो इस तरह से इसकी अनेक आधारों पर आलोचना भी की जाती है। अब बच्चों हम ये देखेंगे कि भारत की शीत युद्ध में क्या भूमिका थी। भारत ने जब शीत युद्ध चल रहा था तो भारत ने अपना क्या पक्ष रखा, भारत ने क्या रवैया अपनाया। शीत युद्ध के दौरान भारत ने अमेरिका और सोवियत संघ की गुटबाजी से स्वयं को अलग रखा, यानी गुटबाजी से दूर अपने आप को अलग रखा। और दूसरी ओर नव स्वतंत्र देशों को भी दोनों गुटों में शामिल होने का विरोध किया। भारत ने दोनों गुटों के मतभेदों को कम करने की कोशिश की। यह सही है कि भारत की इस नीति ने भारत के हितों को आगे बढ़ाया, क्योंकि इससे भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय भूमिका निभाई। इस प्रकार भारत ने उन अंतर्राष्ट्रीय फैसलों का पक्ष लिया जिससे उसके हितों की पूर्ति हुई। दोनों महाशक्तियों के साथ इस प्रकार की नीति अपनाई कि दोनों गुटों से भारत के हितों की पूर्ति हुई। यदि एक महाशक्ति उसके विरुद्ध हो जाती तो वह दूसरी महाशक्ति के निकट आने की कोशिश करता है। इससे भारत के हितों को साधने का मौका मिला। अब भारत का हित किसमें था? दोनों देशों से मित्रता की विदेश नीति या गुटनिरपेक्षता की नीति की बड़ी आलोचना हुई। कुछ ने इस तटस्थता की नीति कहा तो कुछ ने अवसरवादी नीति भी कहा, क्योंकि भारत मुद्दों पर आधारित दोनों शक्तियों की आलोचना भी करता था और प्रशंसा भी। क्योंकि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान अमेरिका गुट का पक्का सदस्य था, अतः अमेरिका ने हर मामले पर, विशेषकर कश्मीर मुद्दे पर, पाकिस्तान का साथ दिया। इस नीति से आरंभ में कुछ हानियां भी हुई, परंतु अंत में यह नीति भारत के लिए उसके हितों की प्राप्ति में बड़ी सहायक सिद्ध हुई, जो हमें इस तरह से इस बात से पता लगता है जैसे भारत दोनों महाशक्तियों से मैत्री संबंध रखने के कारण दोनों ही देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सका और अपने सामाजिक आर्थिक विकास की ओर ध्यान दे सका। इसके साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक दशा बड़ी शोचनीय थी,
और उसे गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, अस्त व्यस्त अर्थव्यवस्था, भुखमरी, कृषि का पिछड़ापन, उद्योगों की कमी आदि की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इस समय उसकी प्राथमिकता अपने सामाजिक विकास की थी। इसमें इस नीति ने बड़ी सहायता की। तीसरा, भारत अपनी विदेश नीति का निर्माण तथा संचालन स्वतंत्रतापूर्वक बिना किसी बाहरी दबाव से करना चाहता था। इस उद्देश्य की प्राप्ति किसी सैनिक गठबंधन में शामिल हुए बिना ही हो सकती थी और यही भारत ने किया। इसके साथ साथ नंबर 4, गुट निरपेक्षता की नीति के कारण भारत दोनों ही गुटों के द्वारा सद्भावना की दृष्टि से देखा जाने लगा और उसने कई देशों के आपसी विवादों में मध्यस्थता की भी भूमिका निभाई। नंबर 5, दोनों महाशक्तियों से मित्रता होने के कारण उसे शीत युद्ध के कारण किसी भी शक्ति संगठन से या उसके किसी सदस्य से किसी शत्रुता तथा आक्रमण की चिंता न रही। युद्ध के भय की चिंता से मुक्त होकर वह अपने सामाजिक आर्थिक विकास की ओर अधिक ध्यान दे सका। नंबर 6, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना और विकास में भूमिका निभाकर भारत गुटनिरपेक्ष देशों में सम्मानजनक स्थिति में है और उसके संस्थापकों तथा नेताओं में से एक है। नंबर 7, भारत उस समय तक पिछड़ा हुआ राष्ट्र था। किसी भी गुट में वह समानता के आधार पर आचरण करने की स्थिति में न होता, बल्कि उस गुट के एक साधारण सदस्य की भूमिका निभाता और उसकी स्थिति गौण ही रहती। नंबर 8, भारत ने जो विकास तथा प्रगति की है, तकनीक में जो प्रसिद्धि प्राप्त की है, उसमें उसकी स्वतंत्र विदेश नीति का भी काफ़ी योगदान है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत ने शीत युद्ध के दौरान किसी भी गुट में शामिल ना होकर के बहुत ही अच्छा किया और भारत ने स्वतंत्र गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्वतंत्रताएं रखी और गुट निरपेक्षता का पक्षधर होने के कारण भारत दोनों ही महाशक्तियों से अच्छे संपर्क स्थापित कर पाया, अच्छे संबंध बना पाया। दोनों ही महाशक्तियों से वो समय समय पर मदद प्राप्त कर पाया। इससे उसे दोनों का लाभ मिला, किसी का कोप भाजन नहीं बनना पड़ा और गुट निरपेक्षता की नीति के कारण भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हुए अपना चहुमुखी विकास किया। धन्यवाद।